गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस के थर्ड चैप्टर के बारे में, धातु एवं अधातु। ये इस चैप्टर से रिलेटेड फोर्थ टॉपिक है जिसमें हम जानेंगे कि धातुओं की प्राप्ति हमें कैसे होती है। अब धातुओं की प्राप्ति हमें कैसे होती है, इससे पूर्व महत्वपूर्ण है ना कि धातु की प्राप्ति करने के लिए हमें कुछ मुख्य परिभाषाओं को जानने की आवश्यकता हो। उन परिभाषाओं को हम जानें। जो सबसे पहली परिभाषा आती है वो है खनिज। खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी की सतह के भीतर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को ही हम खनिज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोना हमें पृथ्वी के अंदर खानों में मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? खनिज। यानी सोना नाम का तत्व हमें पृथ्वी के भीतर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, इसलिए वह खनिज कहलाता है। अगली चीज आती है अयस्क। वे खनिज जिनसे वे खनिज जिनसे कोई भी धातु लाभकारी रूप से निकाली जा सके। क्यों लाभकारी रूप से निकाली जा सकती है? क्योंकि वह उस खनिज में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, उसे हम क्या कहते हैं? या अयस्क। अर्थात वे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु इतनी अधिक मात्रा में हो कि वह लाभकारी रूप से उससे निकाली जा सके, अयस्क कहलाते हैं। अब आता है गैंग क्या होते हैं। अयस्क को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं, धातु यौगिक तथा गैंग। धातु यौगिक यानी धातु का यौगिक, और गैंग जो धातु यौगिक के साथ अशुद्धियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग। यानी पृथ्वी के से निकाले गए अयस्क में पाए जाने वाली रेत, मिट्टी और कंकड़ जैसी अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। उसके बाद आता है अयस्क का समृद्धिकरण। अयस्क का समृद्धिकरण क्या होता है? अयस्क से धातु यौगिक तथा गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्क का समृद्धिकरण कहा जाता है। उसके बाद आता है निष्कर्षण क्या होता है। अब धातु यौगिक से हमें धातु निकालना पड़ेगा, तो धातु यौगिक से धातु निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निष्कर्षण। अब हमें ये जो धातु मिलती है यह भी हमारी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती, बल्कि अशुद्ध धातु हमें मिलती है। तो इस अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिष्कर्षण। यानी हमने अभी अभी क्या देखा? सबसे पहले तो खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है इस टॉपिक में कि सभी अयस्क तो क्या होते हैं? खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों? सिर्फ वे ही खनिज अयस्क होते हैं जिनमें धातु बहुत अधिक मात्रा में हो और जिनमें से धातु निकाली जा सके। आइए अब देखते हैं आगे। इस टॉपिक से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक है भ्रजन। भ्रजन क्या होता है? किसी सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया, जिसमें हम उसे बहुत अधिक तापमान पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, भ्रजन कहलाती है। इस जो ये हमारे पास त्रिकोण है, इससे हम अक्सर बहुत अधिक तापमान को इंडिकेट करते हैं। तो भ्रजन क्या हुआ? सल्फाइड अयस्क को वायु की बहुत अधिक उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया भ्रजन कहलाती है। जैसे हमारे पास कॉपर का अयस्क होता है, कॉपर सल्फाइड यानी क्यूपराइट, उसे हम ऑक्साइड में बदलते हैं किसकी सहायता से? भ्रजन की सहायता से। इसी प्रकार मरकरी सल्फाइड जो होता है उसे भी हम ऑक्साइड में बदलते हैं भ्रजन की सहायता से। अब आता है दूसरा कि निस्तापन क्या होता है। यदि हमारे पास कार्बोनेट अयस्क को, कार्बोनेट अयस्क जैसे कि जिंक कार्बोनेट हो गया, जिंक कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने के लिए हम उसे वायु की अनुपस्थिति में बहुत अधिक तापमान पर गर्म करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? निस्तापन। यानी यदि किसी अयस्क को बहुत अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? भ्रजन। और यदि किसी अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाए उसके ऑक्साइड में बदलने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? निस्तापन। आइए अब आगे देखते हैं कि हमें, हमारा जो मुख्य टॉपिक है कि हमें धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। धातुओं की प्राप्ति को समझने से पहले हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी है ना। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी में बांट दिया जाता है, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु ऊपर होती है सदा, और कम अभिक्रियाशील धातु नीचे की तरफ होती है। इस श्रेणी को ही हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब इस सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे हमारे पास हो गई पोटेशियम हो गया, हमारे पास सोडियम हो गया, और ये मैग्नीशियम तक की धातु है। इन्हें हम क्या कहते हैं? बहुत अभिक्रियाशील धातु। इन्हें प्राप्त करने के लिए हम विद्युत अपघटन का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत अपघटन यानी जब किसी तत्व तथा उसके विलयन को
आयनों में बांट दिया जाए विद्युत की सहायता से। यानी जब हम किसी चीज में से विद्युत को पास करें तो वो अपने आयनों में टूट जाए। आयनों में टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशुद्धियां अलग हो जाएगी और जो तत्व के आयन है प्योर वो अलग हो जाएंगे, तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी उसके आयनों के रूप में। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। उसके बाद आते हैं हमारे मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। जो हमारी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए हम किसी अपचायक का यूज करते हैं। अपचायक क्या हो सकता है, चाहे वो कार्बन भी हो सकता है और ये हमारे पास एल्यूमिनियम भी हो सकता है। यानी इसकी सहायता से हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं वे धातुएं जो निम्न अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे कॉपर से लेके गोल्ड तक। अब हमारे जो कॉपर और मरकरी हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए हम भ्रजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। यानी इनके सल्फाइड ओर को हम हमेशा पहले ऑक्साइड में बदलते हैं और फिर बहुत अधिक तापमान पर गर्म करके इनका शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। जबकि हमारे जो नीचे के दोनों धातु हैं वो इतने कम अभिक्रियाशील है कि वे प्राकृतिक अवस्था में ही तत्व के रूप में पाए जाते हैं। आइए थोड़ा और अधिक जानते हैं इसी टॉपिक के बारे में। पहले हम जानते हैं कि हम धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, यानी धातु के यौगिक से धातु को निकालना क्या होता है, निष्कर्षण। हमने पढ़ा है फर्स्ट स्लाइड में ही। उसके बाद आता है निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को हम कैसे निकालते हैं या उनका कैसे निष्कर्षण करते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातु हमने दो पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी कॉपर और दूसरे हमने पढ़ी थी मरकरी। सबसे पहले मरकरी के बारे में जानते हैं। मरकरी प्राकृतिक अवस्था में सिनाबार नाम के ओर के रूप में पाई जाती है, जिसका सूत्र होता है HgS यानी मरकरी सल्फाइड। मरकरी सल्फाइड को मरकरी में बदलने के लिए हम भ्रजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। यानी मरकरी का जो ओर है, जो हमारे पास मरकरी सल्फाइड है, उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत अधिक तापमान पर गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप यह अपने ऑक्साइड यानी मरकरी ऑक्साइड में बदल जाता है। अब हमारे पास मरकरी ऑक्साइड भी है और हमारे पास मरकरी सल्फाइड भी है ना। ये धीरे धीरे करके सारे अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा। जब ये हम इसके मरकरी ऑक्साइड के जो और है या यौगिक है, हम इसको बहुत अधिक तापमान पर फिर से गर्म करेंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा। हमारा मरकरी अलग हो जाएगा शुद्ध रूप में और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यानी पहले हमने भ्रजन की सहायता से इसको ऑक्साइड में बदला सल्फाइड और को, और उसके बाद हमने इसको और अधिक तापमान पर गर्म करके इसको तोड़ लिया, मरकरी अलग हो गया हमारे पास और ऑक्सीजन अलग हो गया और हमें मरकरी शुद्ध रूप में प्राप्त हो गया। आइए अब देखते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातु जैसे जिंक और मैग्नीज थी हमारे पास, कि उन्हें हम कैसे निकालते हैं। जिंक का निष्कर्षण करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम जाने कि हमें इसके अयस्क किस किस रूप में प्राप्त होते हैं। पहला इसका अयस्क जो है ना, जिंक ब्लेंड के नाम से मिलता है, जिसे हम जिंक सल्फाइड, जिसका सूत्र होता है। जिंक सल्फाइड को पहले उसके ऑक्साइड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम भ्रजन की प्रक्रिया करेंगे। यानी बहुत अधिक तापमान पर इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, जिसके फलस्वरूप यह अपने ऑक्साइड में बदल देगा। इसके उल्टे अगर हमें जिंक प्राकृतिक अवस्था में जिंक कार्बोनेट के रूप में मिलता है तो हम क्या करेंगे, तो भी हम इसको बहुत अधिक तापमान पर गर्म करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप यह अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा। जब हम जिंक के ओर को या अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भ्रजन। और जब हम जिंक के ओर को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निस्थापन। अब हमें दोनों ही स्टेप्स में क्या मिल गया है, जिंक के ऑक्साइड मिल गया। इस जिंक ऑक्साइड को हम जिंक में बदलने के लिए कार्बन, जो हमारे पास अपचायक है, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसकी सहायता से हमारे पास जिंक अलग हो जाता है धातु रूप में और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में अलग निकल जाती है। दूसरा हमारे पास उदाहरण आता है एक मैग्नीज का निष्कर्षण। मैग्नीज का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं, मैग्नीज प्राकृतिक अवस्था में हमें मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है। इसे हम विस्थापन अभिक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। हम अपचायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है बजाय के हमारे मैग्नीज के। तो ये क्या करता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज को निकाल देता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, जिसके फलस्वरूप हमें मैग्नीज मिल जाता है। अब ये जो अभिक्रिया होती है, जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती है, वो बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। यानी इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ बहुत सारी ऊष्मा भी निकलती है। बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी तो क्या हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा, इसी कारण से हमें जो धातु है मैग्नीज, वो गलित अवस्था में या द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। आइए अब देखते हैं थोड़ा और आगे कि हमने एक निम्न अभिक्रियाशील धातु के बारे में पढ़ा था, जो हमारे पास मरकरी थी या कॉपर थी। मरकरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हम कॉपर का परिष्करण कैसे करते हैं, यानी कॉपर को बिल्कुल शुद्ध रूप में हम कैसे प्राप्त करते हैं। कॉपर जो है, कॉपर सल्फाइड के रूप में हमें क्यूप्राइट और के नाम से मिलती है प्राकृतिक अवस्था में। इसे बदलने के लिए सबसे पहले सल्फाइड और है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, भ्रजन का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम ऑक्सीजन की
प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत अधिक तापमान पर इसके सल्फाइड और को गर्म करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। अब ये कॉपर ऑक्साइड हमारे पास उपस्थित है। ये कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर सल्फाइड के प्रेजेंस में फिर से गर्म होगा तो कॉपर अलग हो जाएगा हमारे पास, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो अलग हो गई। अब हमारे पास जो ये कॉपर मिला है यह अशुद्ध कॉपर है। इस अशुद्ध कॉपर को शुद्ध कॉपर में बदलने के लिए हम विद्युत अपघटनी का इस्तेमाल करते हैं। अब विद्युत अपघटनी क्या होती है, सबसे पहले तो हम समझते हैं इसकी संरचना, यानी इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो। विद्युत अपघटनी में सबसे पहले हम एक टैंक का इस्तेमाल करते हैं। इस टैंक में हम जिस धातु को हम शुद्धिकरण करने जा रहे हैं उसी धातु का हम अम्लीकृत विलयन लेते हैं। जैसे हमने कॉपर को शुद्धिकरण करना है तो हम क्या करेंगे, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे सबसे पहले, और हम 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। 2 इलेक्ट्रोड का मतलब ऐसी 2 धातुओं की पट्टी जिसपे एक पे पॉजिटिव चार्ज हो यानी धनायन हो, और दूसरे पे क्या हो, ऋणायन हो। अशुद्ध धातु के रूप में हम एनोड लेंगे, यानी जो हमारे पास अशुद्ध कॉपर है जो हमें अभी अभी मिला है उसका हम बनाएंगे एनोड, और एक शुद्ध धातु की कॉपर की ही हम एक पतली सी परत बनाएंगे जिसे हम कहेंगे कैथोड। कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव यानी कि ऋणायन, और एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव यानी धनायन। अब जब हम इसमें से ये की लगा देंगे, जब कुंजी लगा देंगे तो इसमें से विद्युत जाने लग जाएगी। विद्युत जाने लग जाएगी यानी सभी विलयन भी और इसके जो हमारे पास तत्व हैं वो भी अपने आयनों में टूट जाएगा। अब हमारे पास एनोड में अशुद्ध धातु है कॉपर की, तो वो भी अपने आयनों में टूट जाएगी यानी Cu2 पॉजिटिव। ये Cu2 पॉजिटिव पे क्योंकि प्लस का चार्ज है तो ये उस इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होगी जिसपे इसका अपोजिट चार्ज है यानी कैथोड की तरफ। अब हमारे पास जो शुद्ध कॉपर था वो तो सारा इस एनोड पर से निकलकर कैथोड पर जमा हो जाएगा, और इसके साथ जो अशुद्धियां थी, यानी जो अशुद्धियां थी उसके अलावा जो भी वे अशुद्धियां एनोड पंख या एनोड मड के रूप में इसी एनोड के नीचे जमा हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप अब हमें शुद्ध धातु हमारा अलग हो गया और अशुद्धियां हमारी अलग हो गई है। यानी धातु का परिष्करण करने के लिए हम विद्युत अपघटनी का इस्तेमाल उसको बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज हो या कंफ्यूजन्स हो, क्वेश्चंस हो, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस टॉपिक के बाद के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी के वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। थैंक यू।